नेदरफील्ड में बॉल के बाद कुछ ही दिन बीते थे कि लूकस परिवार के घर में एक ऐसा समाचार पहुंचा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मिस्टर कॉलिंस ने अब शार्लेट लूकस के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया था। यह समाचार एलिजाबेथ के लिए लगभग उतना ही आश्चर्यजनक था जितना मनोरंजक। कुछ ही दिन पहले तक मिस्टर कॉलिंस एलिजाबेथ से विवाह करने के लिए पूरी तरह निश्चित दिखाई दे रहे थे और अब उन्होंने अपना ध्यान शार्लेट की ओर मोड़ लिया था। लेकिन शार्लेट को इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो विवाह को केवल प्रेम और रोमांस की दृष्टि से देखती थी। वो जानती थी कि जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता। एक स्त्री के लिए सुरक्षित घर, सम्मानजनक स्थिति और आर्थिक स्थिरता भी बहुत मायने रखती है। शार्लेट लगभग 27 की हो चुकी थी। वो सुंदर नहीं थी और न ही उसे ये भ्रम था कि भविष्य में उसके सामने विवाह के बहुत से आकर्षक प्रस्ताव आने वाले हैं। वो अपनी स्थिति को भली भांति समझती थी। इसलिए जब मिस्टर कॉलिंस ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया तो उसने अपने मन में बहुत अधिक संघर्ष नहीं किया। मिस्टर कॉलिंस स्वयं अपने प्रस्ताव को अत्यंत उचित और विवेकपूर्ण समझ रहे थे। उन्हें अपनी संरक्षक लेडी कैथरीन डीबॉक की स्वीकृति का भी पूरा विश्वास था। उन्हें लगता था कि शार्लेट जैसी समझदार और व्यवस्थित स्त्री उनके घर और जीवन को ठीक प्रकार से संभाल सकेगी। प्रस्ताव रखने के बाद वे बड़े संतोष के साथ शार्लेट के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। शार्लेट ने बहुत शांत भाव से उनकी बात सुनी। फिर उसने कहा, मिस्टर कॉलिंस, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ। मिस्टर कॉलिंस के चेहरे पर तुरंत विजय और प्रसन्नता की चमक आ गई। उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया हो। उन्होंने शार्लेट के प्रति अपने अत्यंत गहरे सम्मान और स्नेह की घोषणा की और यह भी विश्वास जताया कि उनका विवाह दोनों परिवारों के लिए अत्यंत सुखद सिद्ध होगा। शार्लेट ने उनकी बातें शांतिपूर्वक सुनी। उसके मन में रोमांटिक प्रेम की कोई लहर नहीं उठ रही थी। उसे यह भी पता था कि मिस्टर कॉलिंस का स्वभाव उसे कभी विशेष प्रिय नहीं रहा। उनका आत्ममुग्ध व्यवहार, हर बात में लेडी कैथरीन की राय का उल्लेख करना और अपनी महत्ता का लगातार प्रदर्शन करना, इन सब में ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो आकर्षक कह सके। फिर भी उसने उन्हें स्वीकार कर लिया था क्योंकि शार्लेट विवाह में उस चीज को खोज रही थी जिसे एलिजाबेथ अभी तक महत्वहीन समझती थी, सुरक्षा। जब यह समाचार लूकस परिवार में पहुंचा तो घर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सर विलियम लूकस तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें लगा मानो उनकी बेटी ने समाज में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। वो मिस्टर कॉलिंस की सामाजिक स्थिति, उनकी पादरी की नौकरी और सबसे बढ़कर लॉन्गबॉर्न संपत्ति के भविष्य के उत्तराधिकारी होने की बात सोचकर बेहद संतुष्ट थे। मिसेस लूकस भी प्रसन्न थीं। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता रहती थी और अब उन्हें लग रहा था कि शार्लेट सुरक्षित हाथों में चली जाएगी। लेकिन जब एलिजाबेथ को यह समाचार मिला तो वो कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या शार्लेट ने सचमुच मिस्टर कॉलिंस को स्वीकार कर लिया? उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। शार्लेट ने उससे मुस्कुराकर कहा, हाँ एलिजाबेथ, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? आश्चर्य? मुझे तो बहुत आश्चर्य है शर्लोट, एलिजाबेथ ने उत्तर दिया। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। शार्लेट ने उसकी ओर देखा। शायद इसलिए कि मैं तुमसे अलग हूं, एलिजाबेथ ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा। लेकिन शार्लेट, तुम उन्हें पसंद नहीं करती। शार्लेट कुछ क्षण चुप रही। एलिजाबेथ, ये आवश्यक नहीं कि विवाह से पहले किसी स्त्री को अपने भावी पति के प्रति बहुत गहरा प्रेम हो। एलिजाबेथ को यह विचार स्वीकार करना कठिन था। उसके लिए विवाह जीवन का ऐसा संबंध था जिसमें प्रेम, सम्मान और आपसी समझ होनी चाहिए। केवल सुविधा के लिए विवाह करना उसे लगभग असंभव सा लगता था। शार्लेट ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी प्यारी एलिजाबेथ, मैं बहुत व्यावहारिक हूं। मैं कोई बहुत बड़ी रोमांटिक अपेक्षा नहीं रखती। मैं केवल एक आरामदायक घर और सुरक्षित भविष्य चाहती हूं और मुझे लगता है कि मिस्टर कॉलिंस मुझे ये दे सकते हैं। एलिजाबेथ के पास इसका कोई सरल उत्तर नहीं था। वो शार्लेट की बात को समझ तो रही थी लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
उसके मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि क्या केवल एक अच्छा घर और आर्थिक सुरक्षा किसी स्त्री को विवाह के लिए पर्याप्त कारण दे सकते हैं? शार्लेट के लिए शायद हाँ, और एलिजाबेथ के लिए नहीं। इस बीच मिस्टर कॉलिंस अपनी सफलता से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने विवाह की योजना बनानी शुरू कर दी। उनका उत्साह देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने कोई महान राजनीतिक समझौता कर लिया हो। उन्होंने लेडी कैथरीन को पत्र लिखने का निर्णय किया। उन्हें पूरा विश्वास था कि लेडी कैथरीन उनकी पसंद से प्रसन्न होंगी, विशेषकर इसलिए कि शार्लेट समझदार, व्यवस्थित और अच्छे परिवार से थी। लेकिन मिस्टर कॉलिंस के मन में एक बात और भी थी। उन्हें यह सिद्ध करना था कि उनका विवाह बिल्कुल उचित था, क्योंकि उन्हें विवाह के विषय में लेडी कैथरीन की पहले कही हुई सलाह याद थी। उन्होंने उनसे विवाह करने को कहा था ताकि उनके पादरी निवास में एक उचित गृहिणी हो सके। अब मिस्टर कॉलिंस को लगा कि उन्होंने उनकी इच्छा का भी सम्मान कर लिया है। शार्लेट के परिवार की ओर से कोई बाधा नहीं थी। सर विलियम ने मिस्टर कॉलिंस को बधाई दी और इस विवाह को अपने परिवार के लिए अत्यंत सम्मान की बात माना। मिसेस लूकस तो विशेष रूप से प्रसन्न थी। वो शार्लेट से कहती, शार्लेट, तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। मिस्टर कॉलिंस के पास अच्छी आय है और उनका भविष्य भी सुरक्षित है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? शार्लेट मुस्कुरा देती। वो अपनी मां की बात से असहमत नहीं थी, लेकिन उसके मन की वास्तविकता कुछ अधिक जटिल थी। वो जानती थी कि उसके पास प्रेम की प्रतीक्षा करते रहने का विलास नहीं था। वो एलिजाबेथ जैसी नहीं थी। एलिजाबेथ सुंदर थी, बुद्धिमान थी, आकर्षक थी और अपने मन की बात कहने से नहीं डरती थी। उसके सामने भविष्य में अनेक संभावनाएं हो सकती थीं, लेकिन शार्लेट अपने को उस स्थिति में नहीं देखती थी। उसने अपने जीवन के लिए एक अलग रास्ता चुना था, एक ऐसा रास्ता जिसमें प्रेम से अधिक सुरक्षा, रोमांस से अधिक व्यवहारिकता और कल्पना से अधिक भविष्य की निश्चितता महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों में विवाह की तैयारियां आगे बढ़ने लगीं। मिस्टर कॉलिंस ने नेदरफील्ड से विदा लेने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें अब अपनी नई गृहस्थी के बारे में सोचना था। एलिजाबेथ सब कुछ देखती रही। वो शार्लेट को समझ नहीं पा रही थी। उसे यह विवाह लगभग असंगत प्रतीत होता था। फिर भी वो अपनी मित्र को दोष नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जितना अधिक वो शार्लेट को समझने की कोशिश करती, उतना ही उसे महसूस होता कि दोनों की जीवन के प्रति धारणाएं बिल्कुल अलग थीं। एलिजाबेथ प्रेम के बिना विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। शार्लेट प्रेम के बिना विवाह की कल्पना कर सकती थी, लेकिन सुरक्षा के बिना जीवन की नहीं। और शायद यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। एलिजाबेथ को यह स्वीकार करना पड़ा कि हर स्त्री अपने जीवन के लिए वही नहीं चाहती जो वो स्वयं चाहती है। फिर भी उसके मन में एक विचार बार बार लौटता रहा, क्या ऐसा विवाह वास्तव में सुख दे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर समय ही दे सकता था। शार्लेट लूकस और मिस्टर कॉलिंस की सगाई की खबर जब मिसेस बेनेट को मिली तो उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी एलिजाबेथ को पहले से आशंका थी। वो इस समाचार से इतनी विचलित हुई कि कई दिनों तक किसी और बात के बारे में ठीक से सोच भी नहीं सकी। उनके लिए ये केवल शार्लेट का विवाह नहीं था, ये उनकी अपनी बेटी एलिजाबेथ के हाथ से निकल गया एक अवसर था। मैं तो इस बात का विश्वास ही नहीं कर सकती, उन्होंने बार बार कहा। शार्लेट ने सचमुच मिस्टर कॉलिंस से विवाह का निर्णय ले लिया। मिस्टर बेनेट ने शांत स्वर में कहा, लगता तो यही है, और मेरी समझ से तो शार्लेट ने बहुत समझदारी दिखाई है। कम से कम उसने उस व्यक्ति से विवाह करने का निश्चय किया है जो उससे विवाह करना चाहता है। मिसेस बेनेट ने उन्हें घूर कर देखा। समझदारी? इस पे कैसी समझदारी? मेरी बेटी एलिजाबेथ को उसने ठुकराया और अब शार्लेट को ले जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी चालाकी हुई। मिस्टर बेनेट मुस्कुरा दिए। नहीं मिसेस बेनेट, इसमें मिस्टर कॉलिंस की कोई विशेष चालाकी नहीं है। एलिजाबेथ ने स्वयं उन्हें ठुकराया था। यह सुनकर मिसेस बेनेट और अधिक उत्तेजित हो गई। लेकिन मना करना ही क्यों था? मैंने उसे कितनी बार समझाया था। अब देखिए, शार्लेट की शादी हो जाएगी और मेरी बेटी बैठी रह जाएगी। एलिजाबेथ ने इस चर्चा से बचने की कोशिश की। उसे शार्लेट के निर्णय से अभी भी आश्चर्य था, लेकिन अब वो अपनी मित्र को दोष देने के बजाय उसके निर्णय को समझने की कोशिश कर रही थी।
शार्लेट ने जिस सहजता से अपने भविष्य को स्वीकार कर लिया था, उसमें एक ऐसी व्यवहारिक दृढ़ता थी जिसे एलिजाबेथ पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। इसी बीच बेनेट परिवार के सामने एक और चिंता खड़ी थी। मिस्टर पिंगली ने नेदरफील्ड छोड़ दिया था और लंदन चले गए थे। जेन को अब भी उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे। वो इस विषय पर खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन उसके व्यवहार में वो शांत प्रतीक्षा स्पष्ट दिखाई देती थी। एलिजाबेथ अपनी बहन को देखकर समझ सकती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जेन का स्वभाव ही ऐसा था कि वो दूसरों के प्रति बुरा सोचने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। यदि मिस्टर बिंगली ने उसे कोई पत्र नहीं लिखा तो जेन यही मानती कि शायद उनके पास कोई उचित कारण होगा। यदि वो वापस नहीं आए तो जेन स्वयं को समझाती थी कि शायद परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं। एलिजाबेथ अपनी बहन की इस अच्छाई की प्रशंसा भी करती थी और कभी कभी उससे परेशान भी हो जाती थी। तुम हर बात में दूसरों के लिए कोई ना कोई अच्छा कारण खोज लेती हो। क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगता कि शायद मिस्टर पिंगली तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना तुम उनके बारे में सोचती हो? जेन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं ऐसा क्यों मानूं? उन्होंने मेरे साथ हमेशा बहुत विनम्रता और स्नेह के साथ व्यवहार किया है, लेकिन अब वो चले गए हैं। हाँ, और उन्होंने तुम्हें कोई निश्चित आश्वासन भी नहीं दिया। जेन कुछ क्षण चुप रही। शायद उन्हें स्वयं नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। एलिजाबेथ ने अपनी बहन की ओर देखा। जेन, तुम हर हाल में उन्हें निर्दोष साबित कर दोगी। जेन हंस पड़ी। क्योंकि मैं उनके बारे में बुरा सोचने का कोई कारण नहीं देखती। एलिजाबेथ के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। वो जानती थी कि जेन का हृदय कितना कोमल था। वो किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं मानती थी जब तक उसके विरुद्ध प्रमाण स्पष्ट न हो। लेकिन एलिजाबेथ स्वयं इतनी उदार नहीं थी। उसे लगता था कि प्रेम में थोड़ी सी सावधानी भी आवश्यक है। उधर मिसेस बेनेट के लिए सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मिस्टर कॉलिंस अब शार्लेट से विवाह करने वाले थे। वो बार बार इस बात को दोहराती कि यदि एलिजाबेथ ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो लॉन्गबॉर्न संपत्ति उनके परिवार के पास ही रहती। वो कहती, अब देखिए क्या होगा। जब मिस्टर बेनेट नहीं रहेंगे तब यह घर मिस्टर कॉलिंस का हो जाएगा और हमारी लड़कियों के पास क्या बचेगा? मिस्टर बेनेट ने हमेशा की तरह शांत भाव से उत्तर दिया, तब उन्हें शार्लेट के यहां मिलने जाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि शार्लेट उनका स्वागत करेगी। आप हर बात का मजाक बना देते हैं। मैं केवल परिस्थिति को थोड़ा कम दुखद बनाने की कोशिश करता हूं। मिसेस बेनेट को उनके इस उत्तर से कोई सांत्वना नहीं मिली। उनका ध्यान अब भी जेन और मिस्टर पिंगली पर था। उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि मिस्टर पिंगली वापस आ जाएं तो जेन का विवाह उनसे हो सकता है और परिवार की सारी चिंताएं कुछ कम हो सकती हैं। लेकिन मिस्टर पिंगली की ओर से कोई समाचार नहीं आया। थोड़े समय के बाद यह भी साफ हो गया कि उनका नेदरफील्ड लौटना अब निश्चित नहीं है। जेन ने इस समाचार को भी उसी धैर्य से स्वीकार किया। वो दुखी अवश्य हुई, लेकिन उसने किसी के प्रति कटुता नहीं दिखाई। एलिजाबेथ ने अपनी बहन को सांत्वना देते हुए कहा, जेन, यदि वो तुम्हारे योग्य है तो वो वापस आएगा। जेन ने उसकी ओर देखा। और यदि वो वापस नहीं आया? एलिजाबेथ कुछ क्षण चुप रही। तब भी तुम्हें अपने मन को दोष नहीं देना चाहिए। जेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कोशिश करूंगी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसकी बहन के भीतर जितना दुख था वो उससे कहीं अधिक गहरा था जितना वो शब्दों में स्वीकार कर रही थी। इस बीच शार्लेट के विवाह की तैयारियां जारी थी। वो अपने भविष्य को लेकर उत्साहित से अधिक संतुष्ट दिखाई देती थी। एलिजाबेथ ने एक दिन उससे कहा, तुम वास्तव में प्रसन्न हो शार्लेट? शार्लेट ने बिना झिझक के कहा, हाँ एलिजाबेथ, मैं अपने निर्णय से संतुष्ट हूं। लेकिन क्या तुम उनसे प्रेम करती हो? शार्लेट ने थोड़ी देर सोचा। नहीं एलिजाबेथ, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं प्रेम में हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि वो मेरे लिए एक अच्छे पति सिद्ध हो सकते हैं। एलिजाबेथ के लिए ये उत्तर फिर भी अधूरा था। वो प्रेम को जीवन का आधार मानती थी, शार्लेट सुरक्षा और स्थिरता को।
दोनों अपनी अपनी जगह ईमानदार थीं। लेकिन एलिजाबेथ के मन में ये विश्वास अब और अधिक गहरा हो गया कि वो स्वयं कभी केवल सुविधा के लिए विवाह नहीं करेगी। उसे ऐसा जीवन स्वीकार नहीं था जिसमें पति के प्रति सम्मान तो हो लेकिन हृदय में प्रेम न हो। और शायद उसे अभी ये नहीं मालूम था कि जीवन उसे बहुत जल्दी स्वयं ऐसी परिस्थितियों के सामने खड़ा करने वाला है जहां उसे अपने इन विश्वासों की परीक्षा देनी होगी। इस प्रकार एक ओर शार्लेट अपने नए जीवन की ओर बढ़ रही थी तो दूसरी ओर जेन अपने प्रेम की अनिश्चित प्रतीक्षा में थी। और एलिजाबेथ वो दोनों को देखते हुए अपने मन में विवाह, प्रेम और सुख के अर्थ को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से समझने लगी थी। नेदरफील्ड से मिस्टर बिंगली के चले जाने के बाद जेन के मन में जो थोड़ी सी आशा बची थी वो भी धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसे सबसे अधिक पीड़ा इस बात से थी कि मिस्टर बिंगली की ओर से कोई स्पष्ट समाचार नहीं आ रहा था। फिर भी वो उनके प्रति अपने मन में कोई कटुता नहीं आने देना चाहती थी। इसी बीच मिस कैरोलिन बिंगली का एक पत्र जेन के नाम आया। जेन ने उत्सुकता से पत्र खोला। कैरोलिन ने लिखा था कि वो और उसका भाई अब कुछ समय लंदन में ही रहने वाले हैं। उसका स्वर पहले की तरह अत्यंत विनम्र था, लेकिन उन विनम्र शब्दों के पीछे कुछ ऐसा था जिसने जेन के मन को बेचैन कर दिया। उसने लिखा कि मिस्टर बिंगली को लंदन में अपने मित्रों के बीच रहना बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें नेदरफील्ड लौटने की कोई तत्काल इच्छा नहीं है। इसके बाद कैरोलिन ने एक ऐसी बात लिखी जिसने जेन को और अधिक दुखी कर दिया। उसने संकेत दिया कि मिस्टर डार्सी की बहन मिस जॉर्जियाना मिस्टर बिंगली के साथ विवाह की संभावना को लेकर बहुत प्रसन्न हैं। पत्र पढ़ते पढ़ते जेन का चेहरा उतर गया। फिर भी उसने एलिजाबेथ को पत्र दिखाया। एलिजाबेथ ने उसे ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखों में तुरंत संदेह की चमक आ गई। जेन, क्या तुम्हें सचमुच नहीं लगता कि मिस बिंगली तुम्हें यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि उसके भाई का मन बदल चुका है? जेन ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता एलिजाबेथ। वो शायद केवल वही लिख रही है जो उसने देखा है। एलिजाबेथ ने पत्र को फिर से पढ़ा। नहीं जेन, मुझे लगता है कि उसके शब्द बहुत सोच समझ कर चुने गए। वो तुम्हें विश्वास दिलाना चाहती है कि चार्ल्स बिंगली अब तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। जेन ने शांत स्वर में कहा। लेकिन ऐसा क्यों चाहेगी वो? क्योंकि शायद वो चाहती है कि उसका भाई किसी और से विवाह करे। जेन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो मिस कैरोलिन बिंगली के बारे में बुरा सोचने को तैयार नहीं थी। हो सकता है एलिजाबेथ, तुम उसकी बात को गलत समझ रही हो। एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर कहा, और तुम हर किसी को सही समझने की गलती कर रही हो। जेन ने उसकी ओर देखा लेकिन मुस्कुरा भर दी। वो अपने मन में यह स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि मिस्टर बिंगली उसे भूल सकते हैं। फिर भी पत्र का एक एक शब्द उसके हृदय में उतर गया था। मिस कैरोलिन बिंगली ने आगे लिखा था कि उनके भाई मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी की बहन के बीच परिचय होना उनके परिवार के लिए अत्यंत सुखद होगा। ये सब पढ़कर एलिजाबेथ को अब कोई संदेह नहीं रहा। देखा जेन, ये बिल्कुल साफ है। कैरोलिन चाहती है कि तुम समझो कि बिंगली की शादी जॉर्जियाना डार्सी से होने वाली है। जेन ने धीरे से कहा। लेकिन ये केवल उसकी इच्छा हो सकती है। इससे सिद्ध नहीं होता कि मिस्टर बिंगली भी ऐसा ही चाहते हैं। एलिजाबेथ ने उसकी ओर देखा। उसकी बहन की यही अच्छाई कभी कभी उसे असहाय बना देती थी। जेन स्वयं को आश्वस्त कर रही थी कि जब तक मिस्टर बिंगली ने उससे सीधे कुछ नहीं कहा तब तक वो उनके बारे में कोई भी गलत निष्कर्ष नहीं निकालेगी। लेकिन एलिजाबेथ के मन में अब एक अलग विचार जन्म ले चुका था। उसे लगने लगा कि मिस्टर बिंगली की अनुपस्थिति केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं हो सकती। शायद किसी ने उन्हें प्रभावित किया था। शायद उनके मित्रों ने, शायद उनकी बहनों ने, या फिर शायद स्वयं मिस्टर डार्सी ने। एलिजाबेथ को यह बात विशेष रूप से खटक रही थी। उसे याद था कि नेदरफील्ड की बॉल के दौरान मिस्टर डार्सी का व्यवहार कितना ठंडा और अप्रसन्न था। उसे यह भी याद था कि जेन और बिंगली का संबंध डार्सी को शायद उतना उपयुक्त नहीं लगा था। एलिजाबेथ ने मन ही मन सोचा, मुझे पूरा विश्वास है कि डार्सी ने ही बिंगली को
जेन से दूर रहने के लिए समझाया होगा, लेकिन वो इस बात को जेन के सामने नहीं कहना चाहती थी। जेन पहले से ही दुखी थी। वो अपनी बहन के मन में और अधिक संदेह नहीं बनना चाहती थी। इसी बीच एक और पत्र आया। इस बार मिस कैरोलिन बिंगली ने और भी अधिक साफ शब्दों में मिस जॉर्जियाना डार्सी का उल्लेख किया। उसने लिखा कि जॉर्जियाना बहुत सुंदर, विनम्र और आकर्षक है और उसके भाई मिस्टर पिंगली और जॉर्जियाना के बीच का संबंध उनके परिवार को बहुत अच्छा लगता है। एलिजाबेथ ने पत्र पढ़ते हुए व्यंग्य से कहा, अब तो इसमें कोई संदेह नहीं रहा। लेकिन जेन फिर भी शांत रही। मैं मिस कैरोलिन पिंगली की बात को उसके अपने मन की इच्छा समझती हूँ। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मिस्टर चार्ल्स पिंगली की भी वही इच्छा है। जेन, तुम कितनी उदार हो, और यदि मैं उसके बारे में गलत सोच रही हूं तो तुम उससे कहीं अधिक दयालु हो जितना वो इसके योग्य है। जेन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, एलिजाबेथ, मैं किसी के प्रति अन्याय नहीं करना चाहती। एलिजाबेथ ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया। उसे महसूस हुआ कि जेन के भीतर कितना गहरा दुख छिपा हुआ है। वो चाहती तो थी कि जेन अपने मन की बात खुलकर कहे, अपने दुख को स्वीकार करे, लेकिन जेन ने अपने प्रेम को भी उसी शालीनता के पीछे छिपा रखा था जिसके कारण वो कभी किसी के प्रति कटु नहीं होती थी। कुछ समय के बाद जेन ने स्वयं स्वीकार किया, एलिजाबेथ, शायद अब मुझे मान लेना चाहिए कि मिस्टर पिंगली वापस नहीं आएंगे। एलिजाबेथ ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सचमुच ऐसा सोचती हो? जेन की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज स्थिर थी। मैं ये नहीं कह सकती एलिजाबेथ कि वो मुझे भूल गए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं अपने मन में ऐसी आशा बनाए रखूं जिसका कोई आधार नहीं है। एलिजाबेथ ने उसे गले लगा लिया। जेन, तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो जितना तुम स्वयं को समझती हो। जेन ने धीरे से कहा, नहीं, मैं बस यही चाहती हूं कि जो भी हो, मैं किसी के प्रति बुरा ना सोचूं। यही जेन थी, दिल टूटने के बाद भी किसी को दोष देने से इनकार करने वाली। लेकिन एलिजाबेथ के मन में अब एक नया संकल्प जन्म ले चुका था। वो अपनी बहन के दुख का कारण खोजेगी। उसे विश्वास था कि इस कहानी में अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जो सामने नहीं आया था, और उसे सबसे अधिक संदेह उसी व्यक्ति पर था जिसके प्रति उसके मन में पहले से ही कोई विशेष सम्मान नहीं था, मिस्टर डार्सी। उधर लंदन में मिस्टर पिंगली थे और लॉन्गबॉर्न में जेन की प्रतीक्षा। दोनों के बीच केवल दूरी ही नहीं थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो शायद इस दूरी को बढ़ाना चाहते थे, और जेन अभी तक इस विश्वास को पूरी तरह छोड़ नहीं पाई थी कि एक दिन मिस्टर पिंगली वापस आएंगे। बेनेट परिवार के लिए अब सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। नेदरफील्ड में मिस्टर बिंगली के न लौटने और जेन के मन में धीरे धीरे उतरती निराशा के बावजूद जीवन अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा था। बेनेट बहनों के सबसे निकट संबंधियों में उनके मामा मामी मिस्टर और मिसेस गार्डिनर सबसे महत्वपूर्ण थे। वे लंदन में रहते थे और बेनेट परिवार के बाकी रिश्तेदारों की तुलना में कहीं अधिक समझदार, सुसंस्कृत और विवेकशील थे। मिस्टर गार्डिनर व्यापार करते थे। उनका व्यवसाय उन्हें लंदन में रखता था, लेकिन केवल धन कमाने वाले व्यापारी के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। वे बुद्धिमान, विनम्र और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति थे। उनके भीतर वो सहज समझ थी जो उन्हें किसी भी परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती थी। मिसेस गार्डिनर भी कम आकर्षक व्यक्तित्व की नहीं थी। वो अपने पति से कुछ वर्ष छोटी थी और युवावस्था में उन्होंने नेदरफील्ड के आसपास के इलाके में काफ़ी समय बिताया था। इसलिए बेनेट बहनों के साथ उनका संबंध केवल रिश्तेदारी का नहीं बल्कि सच्चे स्नेह का था। विशेष रूप से जेन और एलिजाबेथ उन्हें बहुत प्रिय थी। मिसेस गार्डिनर उन दोनों के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थीं। वो जेन की कोमलता, शालीनता और दूसरों के प्रति उसके अत्यधिक उदार दृष्टिकोण को पहचानती थीं, और एलिजाबेथ की बुद्धि, चंचलता और हंसी मजाक से भरी बातचीत उन्हें विशेष रूप से पसंद थी। बेनेट बहनें भी अपनी मामी के साथ सहज महसूस करती थी। उनसे बात करते समय उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि वे किसी ऐसे बड़े व्यक्ति के सामने बैठी हैं जिसे हर बात में प्रसन्न करना आवश्यक हो।
मिसेस गार्डिनर उनके लिए एक ऐसी मित्र थीं जिनसे वे अपने मन की बातें कर सकती थीं। मिस्टर और मिसेस गार्डिनर के 4 बच्चे थे। बच्चों की उपस्थिति ने उनके घर को हमेशा जीवंत बनाए रखा था और बेनेट बहनों को भी उनसे विशेष लगाव था। गार्डिनर दंपत्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उनमें अपने सामाजिक स्तर को लेकर न तो कोई झूठा गर्व था और न ही कोई हीन भावना। वो जानते थे कि वो समाज के सबसे ऊंचे वर्ग में नहीं आते, लेकिन अपने व्यवहार, बुद्धि और शिष्टता के कारण वे किसी भी अच्छे परिवार के साथ सम्मानपूर्वक उठ बैठ सकते थे। मिसेस गार्डिनर का परिवार भी अच्छा था और उनका पालन पोषण ऐसे वातावरण में हुआ था जहां उन्होंने सामाजिक व्यवहार और लोगों को समझने की अच्छी कला सीखी थी। वो समझती थी कि जेन के मन में मिस्टर बिंगली के लिए सच्चा स्नेह है और वो ये भी समझती थी कि बिंगली के चले जाने से जेन को जितना दुख हुआ है वो उसे अपने चेहरे पर प्रकट नहीं होने देती। एक दिन जब मिसेस गार्डनर ने जेन से इस विषय में बातचीत की तो उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, जेन, तुम्हें अपने मन की बात मुझसे छिपाने की आवश्यकता नहीं। यदि तुम मिस्टर बिंगली को लेकर दुखी हो तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जेन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं दुखी तो हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को असुविधा हो। मिसेस गार्डनर ने उसकी ओर ध्यान से देखा। वो जानती थीं कि जेन अपने दुख को जितना छोटा करके दिखा रही है वो वास्तव में उससे कहीं अधिक गहरा है, लेकिन वो अपनी भांजी पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। कुछ समय बाद मिसेस गार्डनर ने जेन को क्रिसमस पर अपने साथ लंदन चलने का निमंत्रण दिया। जेन, तुम कुछ सप्ताह हमारे साथ रहो, उन्होंने कहा। यहां वातावरण भी बदल जाएगा और तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। जेन इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। लंदन जाने का विचार उसके लिए केवल घूमने फिरने का अवसर नहीं था। वो जानती थी कि कुछ समय के लिए घर से दूर रहना शायद उसके लिए अच्छा होगा। लेकिन इस यात्रा का एक दूसरा पक्ष भी था। लंदन वही शहर था जहां मिस्टर बिंगली इस समय रह रहे थे। जेन ने इस संभावना के बारे में सोचा, लेकिन उसने स्वयं को किसी बड़ी आशा में नहीं बहने दिया। यदि वो वहां मिस्टर बिंगली से मिलती तो वो परिस्थिति का सामना शांतिपूर्वक करती, और यदि नहीं मिलती तो भी वो अपने मन को संभाल लेती। मिसेस गार्डनर ने भी ये समझ लिया था कि जेन के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस विषय को अधिक नहीं छेड़ा। वो चाहती थीं कि जेन अपने मन की चोट से धीरे धीरे उबरे, न कि उसे बार बार उसी दर्द की याद दिलाई जाए। एलिजाबेथ को जब जेन के लंदन जाने की बात पता चली तो उसने अपनी बहन को प्रसन्न करने की कोशिश की। तुम्हें वहां जाकर बहुत अच्छा लगेगा जेन, उसने कहा। मामी तुम्हें व्यस्त रखेंगी और बच्चों के साथ भी तुम्हारा मन लगा रहेगा। जेन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन एलिजाबेथ अपने मन में जानती थी कि लंदन जाने का महत्वपूर्ण कारण जेन के लिए शायद ये था कि वहां उसे मिस्टर बिंगली के बारे में कुछ पता चल सकता था। उसे मिस कैरोलिन बिंगली के पत्र याद थे। उन पत्रों में जो बनावटी प्रसन्नता और संकेत छिपे थे उन्हें एलिजाबेथ भूल नहीं पाई थी। फिर भी वो अपनी बहन को आशा और निराशा के बीच झूलते नहीं देखना चाहती थी। उसे लगता था कि जेन को अब सच्चाई जान लेनी चाहिए, चाहे वो सच्चाई उसके लिए सुखद हो या दुखद। इसी बीच बेनेट परिवार के बाकी सदस्यों की अपनी अपनी चिंताएं थीं। मिसेस बेनेट अब भी इस बात को लेकर परेशान थी कि शार्लेट लूकस ने मिस्टर कॉलिंस से विवाह करने का निर्णय क्यों लिया। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी बेटी के लिए उपयुक्त समझा था वो अब किसी दूसरी लड़की का पति बनने वाला था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता अब भी लॉन्गबॉर्न को लेकर थी। वो अक्सर इस बात को लेकर व्यथित रहती कि उनकी बेटियों के भविष्य का क्या होगा। जब मिस्टर बेनेट नहीं रहेंगे तब यह घर हमारा नहीं रहेगा और हमारी बेटियों का क्या होगा। मिस्टर बेनेट इन चिंताओं का उत्तर भी अपने उसी शांत व्यंग्य से देते जिसके कारण मिसेस बेनेट और अधिक परेशान हो जाती। मिसेस बेनेट, जब तक मैं जीवित हूं मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। मिसेस बेनेट को इस तरह के उत्तर बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो गंभीरता से अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता करती थी और उन्हें लगता था कि घर के पुरुष उनकी चिंता को समझते ही नहीं। लेकिन मिस्टर गार्डनर और मिसेस गार्डनर का परिवार बेनेट परिवार की तुलना में कहीं अधिक संतुलित था। उनके घर में बच्चों के साथ प्रेम था, पति पत्नी के बीच समझ थी और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर एक स्वस्थ दृष्टिकोण था। इसलिए एलिजाबेथ को उनके साथ रहना हमेशा अच्छा लगता था।
वो जानती थी कि उसकी मामी उन लोगों में से है जिनकी राय पर भरोसा किया जा सकता है, और आने वाले दिनों में यही भरोसा बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। जेन के लंदन जाने की तारीख नजदीक आती गई। उसके मन में अभी भी मिस्टर बिंगली की स्मृति थी, लेकिन उसने अपने आप को समझा लिया था कि उसे अपनी भावनाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। वो अपने मन में कहती, यदि उन्हें मेरी चिंता है तो वो स्वयं मुझसे मिलने का कोई रास्ता खोज लेंगे, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपनी आशाओं को धीरे धीरे छोड़ना होगा। एलिजाबेथ अपनी बहन को देखती रही। वो जानती थी कि जेन अपने प्रेम को जितना शांत दिखा रही है, उसके भीतर उतनी ही गहरी हलचल चल रही है। फिर भी जेन ने किसी के विरुद्ध एक कठोर शब्द तक नहीं कहा, न बिंगली के विरुद्ध, न उनकी बहनों के, न ही उन लोगों के विरुद्ध जिनके बारे में एलिजाबेथ को पूरा विश्वास था कि उन्होंने इस संबंध को तोड़ने में भूमिका निभाई है। जेन का हृदय शायद इसी कारण इतना दुखी था, क्योंकि वो किसी को दोष देकर अपने दुख को आसान नहीं बना सकती थी, और एलिजाबेथ के मन में अपनी बहन के प्रति प्रेम और बढ़ गया था। उसे लगा कि जेन जैसी सरल और उदार आत्मा को संसार की चालाकियों से बचाना कितना कठिन है। लेकिन शायद अभी कहानी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जेन अब लंदन जाने वाली थी, और लंदन में ही वो व्यक्ति भी था जिसकी एक झलक पाने की आशा उसने अपने मन के सबसे गहरे कोने में अब तक पूरी तरह छोड़ी नहीं थी, मिस्टर बिंगली। मिसेस गार्डिनर को एलिजाबेथ से जो बात कहनी थी, वो कहने का पहला उचित अवसर मिलते ही उसे अकेले में बुलाकर बड़े स्नेह और स्पष्टता के साथ समझाया। वो अपनी भांजी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें मालूम था कि एलिजाबेथ समझदार है और केवल इसलिए किसी के प्रेम में नहीं पड़ जाएगी कि उसे उस व्यक्ति से सावधान रहने की सलाह दी गई है। फिर भी मिसेस गार्डनर के मन में एक वास्तविक चिंता थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, लिजी, तुम इतनी समझदार लड़की हो कि केवल मेरी चेतावनी सुनकर किसी के प्रेम में पड़ जाने वाली नहीं हो। इसीलिए मैं तुमसे खुलकर बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम सावधान रहो। एलिजाबेथ ने ध्यान से उनकी ओर देखा। मिसेस गार्डिनर ने आगे कहा, एलिजाबेथ, तुम्हें अपने आप को ऐसी स्थिति में नहीं डालना चाहिए जहां तुम्हारा या मिस्टर विक्रम का किसी ऐसे प्रेम संबंध में पड़ना कठिनाई पैदा कर दे जिसे उनकी आर्थिक स्थिति के कारण विवाह तक पहुंचाना बहुत अविवेकपूर्ण हो। मुझे उस युवक के चरित्र में कोई विशेष दोष नहीं दिखाई देता। वो आकर्षक है, विनम्र है और देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यदि उसके पास वो संपत्ति होती जो उसके जैसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो मैं भी मानती कि तुम उससे बेहतर पति शायद ही खोज पाती। एलिजाबेथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मामी, आज तो आप बहुत गंभीर बातें कह रही हैं। हाँ, मिसेस गार्डनर ने उत्तर दिया, और मैं चाहती हूं कि तुम भी इस विषय में गंभीर रहो। एलिजाबेथ की आंखों में शरारत की चमक आ गई। तो फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपना भी ध्यान रखूंगी और मिस्टर विक्रम का भी। जहां तक मेरे वश में होगा, मैं उन्हें अपने प्रेम में पड़ने ही नहीं दूंगी। मिसेस गार्डिनर ने उसे घूर कर देखा। एलिजाबेथ, तुम अभी भी मजाक कर रही हो। अच्छा, क्षमा कीजिए, एलिजाबेथ ने कहा। मैं अब पूरी तरह गंभीर होने की कोशिश करती हूं। वो कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मामी, इस समय मैं मिस्टर विक्रम के प्रेम में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह भी सच है कि मैंने आज तक जितने पुरुष देखे हैं, उनमें से वो सबसे अधिक आकर्षक और मनभावन व्यक्ति है। यदि कभी वो सचमुच मुझसे प्रेम करने लगे तो शायद हमारे लिए यही अच्छा होगा कि ऐसा ना हो। मिसेस गार्डिनर ध्यान से सुन रही थी। एलिजाबेथ ने आगे कहा, मैं समझती हूं कि इसमें कितनी अव्यावहारिकता होगी। आखिरकार एक सुखी विवाह के लिए केवल आकर्षण पर्याप्त नहीं होता। फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी उभरी। और इस सब के लिए उस घमंडी मिस्टर डार्सी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर उनकी वजह से विक्रम की आर्थिक स्थिति इतनी खराब न हुई होती तो। वो रुक गई, फिर धीरे से बोली, मेरे पिता को मुझ पर जो विश्वास है वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं नहीं चाहती कि कभी ऐसा कुछ करूं जिससे उनका विश्वास मुझ पर से उठ जाए। मेरे पिता को मिस्टर विक्रम पसंद हैं, ये बात मैं भी जानती हूँ। उसने अपनी मामी का हाथ पकड़ लिया। मैं आप लोगों को दुखी करने का कारण नहीं बनना चाहती मामी।
लेकिन दुनिया में कितने ही युवक युवतियां ऐसे होते हैं जो प्रेम में पड़ने के बाद केवल इसलिए विवाह से पीछे नहीं हटते कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। यदि कभी मैं भी उस स्थिति में आ गई तो मैं कैसे वादा कर सकती हूँ कि मैं उन सब से अधिक बुद्धिमान सिद्ध होंगी। मिसेस गार्डनर ने उसकी बात ध्यान से सुनी। एलिजाबेथ ने कहा, फिर भी मैं केवल इतना वादा कर सकती हूँ कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी। मैं ये मानने में जल्दबाजी नहीं करूंगी कि मैं ही मिस्टर विक्रम के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। जब मैं उनके साथ रहूंगी तो जानबूझकर अपने मन में ऐसी कल्पनाएं नहीं पालूंगी जो वास्तविकता से कहीं आगे होंगी। मैं अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतूंगी। मिसेस गार्डिनर ने संतोष से सिर हिलाया। शायद तुम्हारे लिए यह भी अच्छा होगा कि तुम उन्हें बार बार यहाँ आने के लिए प्रोत्साहित न करो एलिजाबेथ। कम से कम अपनी माँ को उन्हें बुलाने की याद मत दिलाया करो। एलिजाबेथ के चेहरे पर अपराधी सी मुस्कान आ गई। जैसा मैंने उस दिन किया था। हाँ, ठीक वैसा ही। आप सही कहती हैं मामी। अब मुझे ऐसा करना छोड़ देना चाहिए। फिर उसने सफाई दी। लेकिन ऐसा भी मत समझिए कि वो हर समय हमारे घर आते रहते हैं। इस सप्ताह उन्हें इतनी बार बुलाने में मेरी थोड़ी सी अधिक भूमिका थी, लेकिन उसका कारण आप थी। आप जानती हैं, मेरी माँ को लगता है कि मेहमानों और मित्रों को लगातार घर बुलाते रहना आवश्यक है। उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन सचमुच मैं अपनी ओर से समझदारी से काम लेने की पूरी कोशिश करूंगी। अब तो आप संतुष्ट हैं ना मामी? मिसेस गार्डिनर ने उसे आश्वस्त किया कि वो संतुष्ट हैं। एलिजाबेथ ने अपनी मामी को उनके स्नेहपूर्ण परामर्श के लिए धन्यवाद दिया। दोनों अलग हो गईं। और ये सचमुच एक असाधारण बात थी कि इतना नाजुक विषय छेड़ने के बाद भी एलिजाबेथ ने अपनी मामी की सलाह को बुरा नहीं माना, बल्कि उसने उसे प्रेम और चिंता से भरी एक सच्ची सलाह के रूप में स्वीकार किया। कुछ ही समय के बाद मिस्टर कॉलिंस हर्टफोर्डशायर लौट आए, लेकिन इस बार वो लॉन्गबॉर्न में नहीं बल्कि लूकस परिवार के घर में ठहरे। इसलिए मिसेस बेनेट को उनकी वापसी से कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। विवाह का दिन भी आ पहुंचा। शार्लेट लूकस और मिस्टर कॉलिंस का विवाह हो गया। विवाह के बाद दोनों सीधे चर्च से अपनी नई गृहस्थी की ओर रवाना हो गए। हर विवाह की तरह इस विवाह के बारे में भी आसपास के लोगों के पास कहने सुनने के लिए बहुत कुछ था। किसी ने विवाह की प्रशंसा की, किसी ने वर के बारे में चर्चा की, किसी ने दुल्हन के भाग्य को अच्छा बताया और किसी ने अनुमान लगाया कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। लेकिन एलिजाबेथ के लिए यह सब थोड़ा विचित्र था। शार्लेट अब भी उसकी वही पुरानी मित्र थी, लेकिन उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अब उससे दूर हो गया था। जल्द ही शार्लेट के पत्र आने लगे। एलिजाबेथ को पहले पत्र का विशेष उत्सुकता से इंतजार था। वो जानना चाहती थी कि शार्लेट अपने नए घर के बारे में क्या कहेगी। क्या उसे मिस्टर कॉलिंस पसंद आ रहे थे? वो हंसफोर्ड में कैसे रह रही थी? लेडी कैथरीन उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? और सबसे बढ़कर, क्या वो अपने विवाह से सचमुच प्रसन्न थी? लेकिन जब शार्लेट का पत्र आया और एलिजाबेथ ने उसे पढ़ा तो उसे लगभग वही सब कुछ मिला जिसकी उसने पहले से कल्पना कर ली थी। शार्लेट ने अपने नए घर के बारे में बहुत प्रसन्नता से लिखा था। उसे घर पसंद था, फर्नीचर अच्छा लगता था, आसपास का इलाका भी सुंदर लगता था, सड़कें भी सुविधाजनक लगती थीं और लेडी कैथरीन का व्यवहार भी उसे अत्यंत मित्रतापूर्ण और उदार लगता था। शार्लेट ने अपने नए जीवन में ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसे वो शिकायत के रूप में प्रस्तुत कर सके। एलिजाबेथ ये पढ़कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे लगा कि शार्लेट ने मिस्टर कॉलिंस के द्वारा हंसफोर्ड और रॉसिंग्स के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताए गए वर्णनों को बस थोड़ा अधिक समझदारी और संयम के साथ दोहरा दिया है। वो सोचने लगी, शार्लेट अपने घर को लेकर जितनी प्रसन्न दिखाई दे रही है, उससे मैं उसके बारे में कुछ अधिक नहीं जान सकती। मुझे स्वयं वहां जाकर देखना होगा कि उसके जीवन की वास्तविकता क्या है। इसलिए उसने शार्लेट के बारे में अपने अंतिम निर्णय को मन में सुरक्षित रखा। उधर जेन पहले ही लंदन पहुंच चुकी थी। उसने अपनी बहन को कुछ पंक्तियों का पत्र लिखकर बताया कि वो सुरक्षित पहुंच गई है। एलिजाबेथ ने वो पत्र पढ़कर राहत की सांस ली, लेकिन अब वो अगले पत्र की प्रतीक्षा करने लगी। उसे उम्मीद थी कि जेन अगली बार कुछ ऐसा लिखेगी जिससे उसे मिस्टर बिंगली के बारे में कोई समाचार मिल सके। जेन को लंदन पहुंचे 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक न मिस्टर बिंगली को देखा था
और न मिस कैरोलिन बिंगली की ओर से कोई समाचार मिला था। फिर भी जेन ने इसका एक कारण खोज लिया। उसे लगा कि शायद लॉन्गबॉर्न से लिखा गया उसका पिछला पत्र किसी तरह रास्ते में खो गया होगा। इसीलिए मिस कैरोलिन को यह पता नहीं चला कि वो लंदन में है। मिसेस गार्डनर ने कहा कि अगले दिन उन्हें शहर के उस इलाके में जाना है जहां बिंगली परिवार रहता था। जेन ने निश्चय किया कि वो भी उनके साथ जाएगी और कैरोलिन से मिलने की कोशिश करेगी। अगले दिन वो अपनी मामी के साथ गई। मिस कैरोलिन बिंगली से उसकी मुलाकात हुई। जेन ने देखा कि कैरोलिन उसे देखकर प्रसन्न होने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके व्यवहार में पहले जैसी आत्मीयता नहीं थी। फिर भी उसने जेन को यह कहते हुए उलाहना दिया कि उसने लंदन आने की सूचना उसे पहले क्यों नहीं दी। इससे जेन को विश्वास हो गया कि उसका पिछला पत्र सचमुच कैरोलिन तक नहीं पहुंचा था। स्वाभाविक रूप से जेन ने उसके भाई के बारे में पूछा। कैरोलिन ने बताया कि मिस्टर बिंगली बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इन दिनों मिस्टर डार्सी के साथ इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके परिवार के लोग भी उन्हें बहुत कम देख पाते हैं। जेन ने यह भी सुना कि मिस्टर डार्सी की बहन जॉर्जियाना के उस दिन उनके यहाँ भोजन पर आने की संभावना है। यह सुनकर उसके मन में इच्छा हुई कि काश वो जॉर्जियाना डार्सी को देख पाती, लेकिन कैरोलिन और मिसेस हर्स्ट को कहीं जाना था, इसलिए जेन की मुलाकात बहुत देर नहीं चल सकी। जेन ने सोचा शायद जल्द ही कैरोलिन उनसे मिलने आएंगी। अब एलिजाबेथ ने यह पत्र पढ़ा तो उसने धीरे से सिर हिलाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि जेन की मिस्टर बिंगली से मुलाकात केवल संयोग से ही हो सकती है, क्योंकि यदि मिस कैरोलिन बिंगली जानबूझकर जेन को अपने भाई से दूर रख रही थी तो वो कभी नहीं चाहेगी कि बिंगली को पता चले कि जेन लंदन में है। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह और फिर 4 सप्ताह भी गुजर गए, लेकिन जेन ने अभी तक मिस्टर बिंगली को नहीं देखा था। वो स्वयं को समझाती रही कि उसे इसका दुख नहीं है, लेकिन अब उसके लिए यह विश्वास करना कठिन होता जा रहा था कि कैरोलिन की उपेक्षा केवल संयोग थी। लगभग 2 सप्ताह तक जेन हर सुबह घर पर बैठकर अपनी मित्र के आने की प्रतीक्षा करती रहती। हर शाम वो मिस कैरोलिन बिंगली के न आने का कोई न कोई नया कारण सोच लेती। शायद वो व्यस्त होगी, शायद उसे मेरा पता नहीं मिला होगा, शायद कोई जरूरी काम आ गया होगा। लेकिन आखिरकार कैरोलिन आई, और जब वो आई तो उसके थोड़ी देर रुकने और बदले हुए व्यवहार ने जेन के लिए अब किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मिस कैरोलिन बिंगली पहले जैसी नहीं थी। उसके शब्द औपचारिक थे, उसका व्यवहार ठंडा था। उसने देर से आने के लिए एक बहुत ही संक्षिप्त सा औपचारिक खेद प्रकट किया, लेकिन दोबारा मिलने की कोई इच्छा नहीं जताई। जेन ने उसके जाने के बाद भी अपनी बहन को एक लंबा पत्र लिखा। उसने लिखा, मेरी प्यारी लिजी, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी इस स्वीकारोक्ति पर अपनी बेहतर समझ की विजय का आनंद नहीं उठाओगी। अब मुझे मानना पड़ रहा है कि मिस कैरोलिन बिंगली के मेरे प्रति स्नेह के बारे में मैं पूरी तरह गलत थी। लेकिन जेन तुरंत अपनी बहन को सफाई भी देने लगी। फिर भी यदि तुम ये सोचो कि मैं केवल जिद के कारण अपनी पुरानी राय पर कायम थी तो ऐसा मत समझना। जिस तरह कैरोलिन ने पहले मेरे साथ व्यवहार किया था, उसे देखकर मेरा उस पर विश्वास करना बिल्कुल स्वाभाविक था। यदि वही परिस्थितियां फिर से सामने आए तो शायद मैं फिर उसी तरह विश्वास कर बैठूंगी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि वो मुझसे इतना घनिष्ठ संबंध क्यों बनाना चाहती थी। लेकिन एक बात तो निश्चित है, हमारे बीच निकटता की हर पहल उसी की ओर से हुई थी। फिर उसने मिस कैरोलिन बिंगली के हाल के व्यवहार का वर्णन किया। एलिजाबेथ, जब वो कल आई तो उनके व्यवहार से साफ दिखाई पड़ रहा था कि उन्हें यहाँ आकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उसने देर से आने के लिए बहुत औपचारिक ढंग से क्षमा मांगी, लेकिन उसने ये तक नहीं कहा कि वो फिर मुझसे मिलना चाहती। जेन ने स्वीकार किया, और जब वो चली गई तो मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं इस संबंध को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। लेकिन जेन का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वो केवल अपनी चोट के कारण दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगे। उसने आगे लिखा, फिर भी मैं उस पर दया करती हूँ, हालांकि मैं उसके व्यवहार को गलत मानती हूँ। मुझे लगता है कि उसे स्वयं पता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है,
और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके भाई को लेकर उसकी चिंता ही उसके इस व्यवहार का कारण है। जेन का मानना था कि कैरोलिन अपने भाई के भविष्य को लेकर चिंतित है और उसे यह चिंता स्वाभाविक भी लगती थी। एलिजाबेथ, मिस्टर पिंगली अपनी बहन के लिए बहुत प्रिय है, इसलिए उसके भविष्य को लेकर उनकी चिंता को मैं पूरी तरह अनुचित नहीं कह सकती। लेकिन फिर जेन के मन में एक प्रश्न उठा। फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि पहले सब ठीक था, अब उसे इतनी चिंता क्यों होने लगी है। यदि मिस्टर बिंगली सचमुच जेन में रुचि रखते थे तो अब तक उन्हें उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। जेन को पूरा विश्वास था कि मिस्टर बिंगली को उसके लंदन में होने की जानकारी मिल चुकी है, फिर भी वो उनसे मिलने नहीं आया था। कैरोलिन की बातों से लगता था कि मानो वो स्वयं को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो कि उसका भाई मिस्टर डार्सी की बहन के प्रति आकर्षित है। जेन ने लिखा, एलिजाबेथ, मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। यदि मुझे कठोर निर्णय देने का डर न होता तो मैं लगभग कह देती कि इस पूरे व्यवहार में छल कपट की एक साफ झलक है। लेकिन जेन जेन ही थी। उसने तुरंत अपने मन को डांट दिया। नहीं नहीं, मैं इन दुखद विचारों को अपने मन से निकाल दूंगी। मैं केवल उन चीजों के बारे में सोचूंगी जो मुझे सुख देती हैं। तुम्हारा प्रेम और मेरे प्यारे मामा मामी की अटल कृपा। अंत में उसने लिखा कि मिस कैरोलिन बिंगली ने यह भी संकेत दिया है कि शायद मिस्टर बिंगली ने नेदरफील्ड को हमेशा के लिए छोड़ देने का निर्णय कर लिया है, लेकिन उसने ये बात निश्चित रूप से नहीं कही थी। इसलिए जेन ने एलिजाबेथ से अनुरोध किया कि वो इस विषय का उल्लेख किसी और से न करे। उसने अपनी बहन को हंसफोर्ड से मिले शार्लट के अच्छे समाचार के लिए भी प्रसन्नता जताई और आग्रह किया कि एलिजाबेथ को अवसर मिलते ही शार्लट से मिलने जाना चाहिए। जेन का ये पत्र पढ़कर एलिजाबेथ का मन दुखी हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसे एक प्रकार की राहत भी महसूस हुई। अब कम से कम जेन कैरोलिन बिंगली के व्यवहार के भ्रम में नहीं थी। अब उसे समझ आ गया था कि कैरोलिन उसकी सच्ची मित्र नहीं है। और जहां तक मिस्टर बिंगली का प्रश्न था, एलिजाबेथ ने अब मन ही मन सारी आशाएं समाप्त कर दी थी। उसने तय कर लिया कि जेन को अब बिंगली से किसी प्रकार की आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अब उसे बिंगली के व्यवहार के बारे में सोचते हुए उसके चरित्र में पहले दिखाई देने वाली अच्छाइयां भी कम लगने लगीं। एलिजाबेथ ने लगभग व्यंग्यपूर्ण संतोष के साथ सोचा, यदि मिस्टर बिंगली वास्तव में मिस्टर डार्सी की बहन जॉर्जियाना डार्सी से विवाह करने वाला है तो बहुत अच्छा हो। कम से कम उसे ऐसी स्त्री मिलेगी जो उसे यह समझा सके कि उसने जेन के साथ क्या खोया है। ये विचार उसे कुछ सांत्वना देता था। इसी समय मिसेस गार्डनर ने एलिजाबेथ को उसके पुराने वादे की याद दिलाई। उन्होंने पूछा कि मिस्टर विक्रम का क्या समाचार है। एलिजाबेथ के पास इस बार उन्हें देने के लिए ऐसी खबर थी जो शायद उसकी मामी को अधिक प्रसन्न करती, स्वयं उसे नहीं। मिस्टर विक्रम का एलिजाबेथ के प्रति ध्यान अब लगभग समाप्त हो चुका था। उसका आकर्षण अब किसी दूसरी युवती की ओर मुड़ गया था और एलिजाबेथ इतनी सतर्क थी कि वो इस परिवर्तन को साफ साफ देख सकती थी। वो ये भी समझ गई थी कि जिस युवती की ओर अब विक्रम आकर्षित हो रहा था उसके पास अच्छी खासी संपत्ति थी। एलिजाबेथ को इससे कोई दुख नहीं हुआ। उसका अपना हृदय विक्रम के प्रति उतना गहरा नहीं था जितना शायद वो स्वयं कभी कभी समझ बैठी थी। उसकी भावना को चोट लगी थी, लेकिन उसका हृदय टूट नहीं रहा था। उसे ये जानकर एक प्रकार का संतोष था कि यदि परिस्थितियां अलग होती और विक्रम को अधिक धन की आवश्यकता न होती तो शायद वो उसे ही चुनता। लेकिन अब जब उसे एक ऐसी युवती मिल गई थी जिसके पास 10,000 पाउंड की संपत्ति थी तो एलिजाबेथ को उसके स्वतंत्र और सुरक्षित भविष्य की इच्छा ही स्वाभाविक लगी। उसने अपनी मामी को सब कुछ बताते हुए लिखा, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि मैं कभी वास्तव में मिस्टर विक्रम के प्रेम में थी ही नहीं, क्योंकि यदि मैंने उस शुद्ध और महान प्रेम का अनुभव किया होता तो आज मुझे उसके नाम से घृणा होती। मैं चाहती कि उसके साथ हर बुरी बात हो, लेकिन देखिए मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके प्रति अब भी स्नेह रखती हूँ और उस युवती से भी मुझे कोई घृणा नहीं है जिसे उसने चुना है। एलिजाबेथ को स्वयं अपने इस भाव पर आश्चर्य हुआ। मैं उसके प्रति ईर्ष्या भी नहीं कर पा रही हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि वो अच्छी लड़की होगी। फिर उसने एक हल्के व्यंग्य के साथ कहा, इससे तो यही सिद्ध होता है कि मैं कभी उसके प्रेम में थी नहीं। उसने स्वीकार किया कि उसकी सावधानी ने उसके मन को बचा लिया था। हाँ, यदि मैं उसके प्रेम में पागल होती तो शायद आसपास के सभी लोगों के लिए कहीं अधिक रोचक व्यक्ति बन पाती।
लेकिन मुझे ये देखकर कोई अफसोस नहीं है कि मैं इतनी महत्वहीन हूं। फिर उसने एक अत्यंत चतुर बात कही, कभी कभी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाने की कीमत बहुत अधिक होती है। एलिजाबेथ की बहनों किटी और लीडिया ने विक्रम के किसी दूसरी युवती की ओर चले जाने को उससे कहीं अधिक गंभीरता से लिया था। वे अभी संसार के व्यवहार को अच्छी तरह नहीं समझती थी। उन्हें अब भी यह स्वीकार करना कठिन था कि आकर्षक युवक को केवल सुंदर होना पर्याप्त नहीं, उसे जीने के लिए धन भी चाहिए। एलिजाबेथ ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, सुंदर और आकर्षक युवक भी आखिर मनुष्य ही होते हैं। उन्हें भी भोजन चाहिए, घर चाहिए, जीवन चलाने के साधन चाहिए, और प्रेम चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, हमेशा पेट नहीं भर सकता। इस प्रकार एक ही समय में 3 अलग अलग संबंधों की तस्वीर एलिजाबेथ के सामने स्पष्ट होती जा रही थी। शार्लट ने सुरक्षा के लिए विवाह चुना था, जेन ने प्रेम किया था और अब उस प्रेम की अनिश्चितता सह रही थी, और विक्रम, वो प्रेम से अधिक अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को महत्व देता हुआ दिखाई दे रहा था। एलिजाबेथ इन सबको देख रही थी, लेकिन उसे अभी ये नहीं मालूम था कि प्रेम, धन, प्रतिष्ठा और अहंकार के ये सारे प्रश्न बहुत जल्द उसके अपने जीवन को भी उसी तरह घेरने वाले हैं।